नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा। हम पढ़ रहे हैं विलियन लेसन। और प्यारे बच्चों, हमने अभी तक विलियन लेसन में विलियन का वर्गीकरण पढ़ लिया है। हमने विलियन लेसन में विलियन का मापन पढ़ लिया है। मापन की विभिन्न विधियां पढ़ी हमने विलियन लेसन में। और इसके अतिरिक्त हमने राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं जो हमारे इंटर में एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो हमें बिल्कुल जानकारी उनकी होनी चाहिए और हमारे तैयार होनी चाहिए। जो हमारे पॉइंट बच रहे हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं विलियन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो जैसा कि नाम से समझ में आता है कि विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। प्यारे बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म जो विलयन में होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। जो विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। अब वो 4 कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, इस पर हम बात करते हैं। पहला जो गुणधर्म है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा गुणधर्म है वो है क्वथनांक में उन्नयन। जो तीसरा है वो है हिमांक में अवनमन। और जो चौथा है वो है परासरण दाब। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म और उसमें हम पढ़ेंगे पहला पार्ट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो लिख लेते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। और इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट है हमारा नंबर फर्स्ट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या जिसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसको हम समझेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता क्या है। तो जरा आप इसको समझते हैं पहले अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, वाष्प दाब कौन बनाता है? द्रव होगा और द्रव होगा विलायक। अब वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन माने होता है कमी। अवनमन मींस क्या होता है बच्चों? कमी। ध्यान देना। तो वाष्प दाब में कमी। और वाष्प दाब में कमी कब होगी? जब उसमें कुछ मिला दिया जाए, उसको विलयन बना दिया जाए, तो कमी हो जाएगी वाष्प दाब में। अब क्या मिलाया जाए, यही बात राउल्ट ने बताई थी। ठीक है ना? तो आगे हम समझते हैं। आपेक्षिक का मतलब प्रारंभिक अवस्था के लिए, प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा। तो बात करते हैं नियम क्या है। किसी विलायक के, चूंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये विलय की मात्रा पर निर्भर करती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसकी? विलायक की। जरा समझिए, किसी विलायक के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन उसमें घोले गए ठोस अवाष्पशील विलय के मोल अंश के समानुपाती होती है। समझ रहे होंगे आप? किसी विलायक के वाष्प दाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन उसमें घोले गए ठोस अवाष्पशील विलय के मोल अंश के समानुपाती होती है। हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। जैसे मान लिया हमने कोई हमारा एक विलायक है ये, और उसको हमने एक पात्र में ले लिया। ये हमने विलायक कोई पात्र में ले लिया। अब इस विलायक को हमने बंद कर दिया और इसमें हमने लगा दिया वही सेम दाब मापी। इसको हमने गर्म किया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ध्यान देना, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको हमने गर्म किया। क्या होगा? एक निश्चित ताप पर इसका हमने वाष्प दाब नाप लिया, कितना प्राप्त हुआ? तो वो जो वाष्प दाब होगा हम साम्य अवस्था में मापते हैं, कल हमने इस पर बात की थी। और वो हमको वाष्प दाब मिला, इसका क्या मिला? शुद्ध का होता है P1 नॉट। समझ रहे होंगे आपको? यहां पर विलायक को माना गया है 1, क्योंकि विलायक का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो विलायक को माना गया है 1। तो विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हुआ P1 नॉट। अब जरा समझना प्यारे बच्चों, इसी के आगे समझना है। अगर इस विलायक में हम 10 ग्राम ठोस अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, 10 ग्राम मिला दें, 20 ग्राम मिला दें, 50 ग्राम मिलाएं, क्वांटिटी तो हम नाप करके मिलाएंगे ना। तो मिला दें हम, तो ये घोल दें तो बन जाएगा समांगी विलयन।
और जब विलेन बन जाएगा, पहली कंडीशन थी विलायक की, और जब विलेन बन गया तो उसी विलेन को हम उसी टेम्परेचर पर, जो टेम्परेचर हमने रखा था उसी पर हम इसको फिर से गर्म करेंगे। समझ रहे होंगे आप लोग? तो जब उस टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे तो हमको वाष्प दाब उतना नहीं मिलेगा जितना शुद्ध विलायक का था, उससे कुछ कम हो जाएगा। तो हमको जो दूसरा वाष्प दाब मिला, ये पहली कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन आ गई। सेकंड जो हमको वाष्प दाब मिला वो हमको मिला P1 और इसको हमने माना विलयन का वाष्प दाब। ये हमारा विलयन का है और ये हमारा शुद्ध अवस्था में। बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर आपको समझना है कि ये वाष्प दाब जो है वो इसकी अपेक्षा कम होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि P1 इज लेस देन P1 नॉट। जो विलयन का वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। ठीक है ना? अब क्यों कम है समझ रहे होंगे आप लोग? क्यों कम है? क्योंकि हमने इसमें कुछ मात्रा में क्या मिला दिया है? अवाष्पशील ठोस मिला दिया है हमने, और उसको हमने विलयन बना दिया है। ध्यान देना, तो ये जो कमी आई है ये इसी अवाष्पशील ठोस के कारण ही आई है। आगे देखते हैं, तो जो कमी आई है, कितनी कमी आई है बच्चों? इस जो विलायक के वाष्प दाब में कमी आई है, कितनी कमी आई है? तो हम लिख लेते हैं कि विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी क्या होगी जरा बताइए? तो कमी होगी इक्वल टू P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और माइनस विलयन का वाष्प दाब। यही तो कमी आई, समझ रहे होंगे आप? अब हमको पढ़ना है आपेक्षिक अवनमन। ये तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन है, और अपेक्षिक का मतलब पहले की अपेक्षा। तो पहले कितना वाष्प दाब था इसका? P1 नॉट, शुद्ध अवस्था P1 नॉट था। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन क्या होगा? तो अवनमन माइनस P1 नॉट और अपान P1 नॉट। शुद्ध विलायक ले लिया, ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब और बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकाल लिया हमने। ये हो गया अपेक्षिक अवनमन। अब राउल्ट ने क्या बताया? राउल्ट ने बताया है कि किसी विलायक के वाष्प दाब में होने वाला अपेक्षिक अवनमन उसमें घोले गए ठोस अवाष्पशील विलेय के मोलंस के समानुपाती होता है। जरा ध्यान देना बच्चों, हमको ठोस अवाष्पशील विलेय के मोलंस समझना है। तो यहां पर हमने विलयन हमारा प्राथमिक है, विलायक हमारा प्राथमिक है और विलयन हमारा सेकेंडरी है। इसलिए हमने क्या लिखा? ठोस अवाष्पशील विलेय का मोल अंश इक्वल टू x2। क्या है? जो इसमें ठोस बोला गया है, तो जब घुल गया तो उसका मोल अंश क्या मिला हमको? x2। अब ध्यान देना जरा, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। किसी विलायक के वाष्प दाब में होने वाला अपेक्षिक अवनमन उसमें मिलाए गए ठोस अवाष्पशील विलेय के मोलंस के समानुपाती होता है। ये बन गया हमारा फार्मूला। अब बच्चों इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और विलेय के मोलक द्रव्यमान में संबंध ज्ञात करिए। तो हम इसको ओपन करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा? X2 को खोलिए, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2 को हम क्या लिखेंगे? N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइए, ये हमने लिख दिया है विलेय का मोल अंश। किसका? विलेय का मोल अंश, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सीधा सीधा लिख दिया है। तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 को खोल लेंगे तो W2 बटे
MW2 और बटे W1 बटे MW1 और प्लस W2 बटे MW2। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर समझना है इनको। यदि विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम बोली गई तो विलयन में उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो विलयन हमारा बटे में होता है और यहां पर हम इस मात्रा को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, नहीं रखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या तैयार होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू W2 बटे MW2 बटे W1 बटे MW1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू MW1 अपान W1 इंटू MW2। प्यारे बच्चों, ये वो फार्मूला निकल कर आया है कि इससे हमारे वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान के सारे न्यूमेरिकल्स हल हो जाते हैं। किसी को मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर W2 क्या है, विलय की मात्रा ग्राम में। MW1 क्या है, विलायक का मूल द्रव्यमान। W1 क्या है, विलायक की मात्रा ग्राम में। और MW2 क्या है, विलय का मूल द्रव्यमान। बच्चों, अभी हमने फार्मूले का डेरिवेशन किया है और आगे हम इस लेसन के न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। तो आपको वहां पर हम बताएंगे। आप लोग समझना चाहें, थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी भी लेसन में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, क्या वो न्यूमेरिकल होते हैं? दरअसल समझिए, थोड़ा समझने का फिर होता है बच्चों, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं और लैब में जाकर के हम वही क्वांटिटी रख करके उसको हम चेक करते हैं तो हमको वही मात्रा मिलेगी जो उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। इसलिए न्यूमेरिकल्स को आप न्यूमेरिकल मत समझिए, प्लीज न्यूमेरिकल्स को एग्जाम्पल समझिए। वो लैब की हल की हुई कहानी है और उसी आधार पर आपको बताया जाता है ताकि आप उसको सीख सकें। बच्चों, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके न्यूमेरिकल्स को हल करना बहुत जरूरी है। अगर न्यूमेरिकल आपको किसी टॉपिक के आ जाते हैं तो आप सीधा सा समझिए कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी आगे पढ़ते हैं। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रुक जाइए।